हेलो एवरीवन, मैं हूं गुलजार और स्वागत है आपका भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में चुनाव प्रक्रिया को समझना, जिसमें पहला टॉपिक है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव। तो लोकसभा जो है वो संसद का एक सदन है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, और राज्य विधानसभा जो होती है उसमें राज्य स्तर पर ये काम करती है और इसमें भी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही बैठते हैं। ठीक है, तो भारत में चुनावों को प्राय प्रजातंत्र के पर्व के रूप में माना जाता है, यानी कि ये डेमोक्रेसी का एक त्योहार है, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ठीक है ना, तो उनका चुनाव करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और उत्तरदायी रूप से करते हैं। स्वतंत्र मतलब किसी के दबाव में ना आके, किसी के डर में ना आके, या कोई पैसे वैसे दे दे तो उसके इन्फ्लुएंस में ना आके। ठीक है, वही चीज़ है स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, किसी जाति पाति वगैरह का जो है वो पक्षपात ना किया जाए, तो निष्पक्ष तरीके से और उत्तरदायी रूप से, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही उम्मीदवार को चुने। ठीक है, किसी गलत को ना चुने, तो ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन तीनों बातों का ध्यान में रखकर वो लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। ये एक आदर्श नागरिक होता है जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और उत्तरदायी रूप से वोट दे। ठीक है, और जो स्वतंत्र नहीं रहते, जो अपनी जाति के हिसाब से वोट देते हैं, जो पैसों में बिक जाते हैं, वो फिर गलत चीज़ है। तो हम जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है, मतलब कि यहाँ पे किसी राजा का शासन नहीं है, संसद का शासन चलता है। संसद में जनता के चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, कानून बनाते हैं देश के लिए। इस तरीके से शासन चलता है भारत में। ठीक है, जिसमें नागरिक जो हैं वो विभिन्न स्तरों, जैसे कि लोकसभा जो कि राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्य विधानसभाओं जो कि राज्य के स्तर पर अलग अलग होती हैं। ठीक है, हर राज्य की अपनी अलग एक विधानसभा होगी, और स्थानीय निकाय जैसे कि शहर और गांव के स्तर पर, शहर के स्तर पर जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका वगैरह, और गांव के स्तर पर जैसे पंचायत वगैरह। ठीक है, तो इनके चुनाव में भाग लेते हैं, इन सभी के चुनाव में। तो देखो, जो डायरेक्टली नागरिक जिन पर चुनाव करते हैं वो ये तीन हैं। लोकसभा है एक, तो राज्य विधानसभा है, और स्थानीय निकाय हैं। ठीक है, राज्यसभा के चुनाव में डायरेक्टली नागरिक जो हैं या जो जनता है वो डायरेक्टली नहीं चुनती अपने प्रतिनिधियों को। तो राज्यसभा वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे हम अगली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखो कि जनता डायरेक्टली लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए वोट देती है। ठीक है, लोकसभा निर्वाचन के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसका क्या मतलब है कि पूरा जो भारत देश है हमारा, ठीक है, ये नॉर्थ वाला पार्ट भी, इस पूरे देश को ना 543 भागों में जो है वो बांटा गया है। ये 543 ऐसे भाग हैं जो कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, जैसे आप जो है वो इस एरिया से बिलोंग करते हो, तो ये आपका लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब देखो एक बात यहाँ पे समझने वाली ये है, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको कि जो राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र होते हैं क्या वो अलग होते हैं, क्या उसके लिए अलग रजिस्टर करवाना पड़ता है और लोकसभा के लिए अलग रजिस्टर करवाना पड़ता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे भारत में अलग अलग राज्य हैं, देश एक है लेकिन उसमें राज्य जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, वैसे ही लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र तो अलग अलग हैं। जैसे ये एक लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है और इसी में ही कई सारे छोटे छोटे जो हैं वो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। ये कोई अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता। जहाँ पे जो वोटर है जिसका छोटा वाला जो निर्वाचन क्षेत्र है राज्य विधानसभा वाला, वो उसी पर ही रजिस्टर करता है बस एक ही बार में। ठीक है, और ये सारे क्षेत्रों पर फिर जब चुनाव होते हैं, लोकसभा के लिए मान लो चुनाव हो रहे हैं, तो सारे क्षेत्रों से लोग वोट देंगे। ठीक है, इस पूरे एरिया पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा होता है, यानी कि एक सांसद खड़ा होता है चुनाव लड़ने के लिए। मतलब एक जीतता है ना, लड़ते तो काफ़ी सारे लोग हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस एरिया से एक ही बनेगा। ठीक है ना, तो लोकसभा के अंदर ही ये छोटे छोटे विधानसभाओं के क्षेत्र आते हैं, राज्य की विधानसभाओं के क्षेत्र। समझ गए ना, अलग अलग नहीं है ये। ठीक है, इन विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र से ही मिलकर लोकसभा का एक बड़ा क्षेत्र बनता है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट से या जिला से मिलकर कई सारे जिलों को मिलाकर पूरा एक स्टेट यानी कि राज्य बनता है, और राज्यों को मिलाकर पूरा हमारा देश बनता है। वैसे ही यहाँ पर है कि जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र हैं उन सभी को मिलाकर लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र बनता है। ठीक है, एक की बात करें तो ऐसे ही कई सारों को मिलाकर ये 543 निर्वाचन क्षेत्रों में हमारा देश विभाजित है। ठीक है,
तो क्या याद रखना है कि लोकसभा निर्वाचन में जो है वो कितने निर्वाचित क्षेत्र होते हैं, तो 543 होते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि लोकसभा की सीट कितनी है, तो 543। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि 543 जगहों से एक एक एमपी चुना जाएगा ना, तो सारे एमपी कितने हुए, 543 हुए। और ये सारे एमपी बैठेंगे कहाँ, लोकसभा में बैठेंगे, तो उनके लिए सीट तो होनी चाहिए, इसीलिए 543 सीट इसको बोला जाता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है अब। तो लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं, सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी हम इनको बोलते हैं। जबकि राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचित सदस्य होते हैं विधायक, जिनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, जिसको हम एमएलए बोलते हैं शॉर्ट में, तो लेजिस्लेटिव असेंबली उसको इंग्लिश में बोला जाता है विधानसभा को, इसीलिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए तो स्टेट के लेवल पे होते हैं, विधायक होते हैं, और सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो लोकसभा के लिए होते हैं, ठीक है। याद रहेगा, भारत जो सबसे आगे वह जीता फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का उपयोग करता है। अब देखो ये प्रणाली क्या है, ये सिस्टम क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिख दूं मैं इसको, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब ये है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे ना, वो जीत जाएगा निर्वाचन में, ठीक है। जो सबसे आगे वह जीता। तो इस वाली हिंदी वाली लाइन से तो समझ आ रहा है, तो हो सकता है कि एग्जाम में ये वाला टर्म दिया जाए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है। तो आपको याद रखना है कि इसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी होता है। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाता है, वही होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई प्रत्याशी कुल मतों का 50% मत प्राप्त किए बिना भी जीत सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक निर्वाचन क्षेत्र में टोटल जो है वो 100 वोट दिए गए, ठीक है। अब इस 100 वोट का 50% 50 हुए, तो जीतने के लिए 50% से ज़्यादा, मतलब लगभग मिनिमम तो 51 होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ नहीं होती फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में। मिनिमम हमको 50% वोट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वही अगर किसी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं तो वही जीतेगा। जैसे इस चुनाव में जो है ABCD 4 प्रत्याशी खड़े हुए थे, ठीक है। तो A को जो है वो 20 वोट मिल गए, B को जो है वो 30 वोट मिल गए, C को 40 वोट मिल गए और D को 10 वोट मिल गए। टोटल 100 हो गए, ये है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, C को मिले, तो C जीत जाएगा। लेकिन 40 वोट क्या इसके आधे % हो रहे हैं, 100 के आधे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी C जीत जाएगा। समझ रहे हो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यही है कि इसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं और यही जीतेगा वोटिंग में, ठीक है। अभी निर्वाचन की प्रणाली चल रही है, निर्वाचन का अभी प्रोसेस चल रहा है। तो उदाहरण के लिए जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था गुरमत वाला, ठीक है, विद्यालय वाला जो लिया था, वो 33 में से केवल 12 वोट पाकर भी जीत गई थी। 33 के आधे कितने होते हैं, 16.5 33 के आधे होंगे, है ना। लेकिन पॉइंट में वोट होगा नहीं, तो अगला नंबर हम लेंगे 17 वोट, ठीक है। तो अगर ये वाला सिस्टम होता कि गुरमत को जीतने के लिए, चुनाव में जीतने के लिए उसे 33% के आधे से ज़्यादा वोट चाहिए, तो उसको 17 वोट तो चाहिए होते मिनिमम। मैक्सिमम वो कितने भी जो है वो ले सकती है, ठीक है, कितने भी उसको मिल सकते हैं। लेकिन उसको ये 17 तो मिले ही नहीं थे, उसको तो सिर्फ 12 ही वोट मिले थे, ठीक है। तो फिर भी वो जीत गई। तो इसी को ही बोला जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो सबसे आगे वो जीतेगा, ठीक है। यहाँ पे हुआ वोटिंग का प्रोसेस। अब विधानसभा को विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विधानसभा और नियम सभा आदि। आपके राज्य में इसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है, अपने अपने राज्य में बताना है। फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट लगा दी है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे हिंदी भाषी राज्य हैं, तो यहाँ पे विधानसभा ही बोला जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी में इसको विधानसभा बोला जाता है, ठीक है। ये अलग अलग नाम है। यहाँ पे उड़ीसा में जो है वो शासना सभा बोला जाता है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में बंगाली भाषा में इसको विधानसभा बोला जाता है, ठीक है, वा को बा बोलते हैं। केरल में नियम सभा कहा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अलग अलग नाम है। तमिलनाडु में सट्टा मनराम बोला जाता है, या सट्टा मनराम, ठीक है, ये सही मैंने प्रोनाउंस किया है ना, या सट्टा पैरवे बोला जाता है। तो ये अलग अलग नाम है, याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये बस मैंने लगा दिया है कि आपका जो भी स्टेट है आप उसके हिसाब से बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपके स्टेट में क्या बोला जाता है विधानसभा को, ठीक है, कौन सा स्टेट है आपका।
इसके बाद में मतदान की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लोगों ने वोटिंग कर ली, ठीक है, एमपी वगैरह जीत गए अब उस एरिया से, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाले सिस्टम से। अब इसके बाद बारी आएगी सरकार बनाने की, तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है सरकार बनाने की। लोकसभा में बहुमत जब मिलेगा, अब इस बहुमत को समझो, इसको हम मेजॉरिटी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये टर्म लिख लेना मेजॉरिटी। बहुमत या मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है, आधे से ज़्यादा होना चाहिए। अभी हम पढ़ रहे थे ना कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में हमें ये आधे से ज़्यादा 50% मत प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आएगी, वो तो मतदान की प्रक्रिया में था अभी तक जो हमने देखा, अब सरकार बनेगी, तो सरकार बनने के लिए बहुमत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब आधे से ज़्यादा सीट सरकार के पास या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास होनी चाहिए ना। तो जैसे लोकसभा में टोटल सीट है 543, इस 543 का आधे से ज़्यादा होना चाहिए किसी सरकार के पास में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में, तो इसका आधा होता है 271.5। अब पॉइंट में वोट तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसका अगला नंबर हम लेते हैं 272। ये 272 सीट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल गई, मतलब वो 272 निर्वाचन क्षेत्रों से जीत गई, तब वो सरकार बना सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ये बहुमत को नहीं बना पा रही है, तब क्या होगा, तब गठबंधन जो है वो बनाए जाते हैं। गठबंधन क्या होता है, दो या दो से अधिक जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो मिलकर काम करती हैं, हाथ मिला लेती हैं, ठीक है, और बोलती हैं कि चलो साथ में काम करेंगे, सरकार बना ले रहे हैं फिलहाल के लिए। तो गठबंधन की सरकार जैसे फिलहाल में एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ठीक है, इसमें बीजेपी है, और इसमें बीजेपी के साथ में जो मिले हुए हैं वो हैं टीडीपी पार्टी, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी, एक है जेडीयू जो जनता दल यूनाइटेड है, एक शिवसेना है, एक एलजेपी है, ऐसे ही कई सारी पार्टीज़ हैं, ये सभी मिल गई, ठीक है। मिलने का क्या मतलब है कि इन पार्टी से जो भी एमपी बने हुए होंगे ना, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी जीते होंगे, वो सब बीजेपी के साथ में मिलकर काम करेंगे, मतलब इनके एमपी भी अब इसी में ही काउंट होंगे, तब ये एनडीए बन गई, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बन गई। तो मिला के वो 272 सीट जो है वो हो गई फिर, या 272 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, मिनिमम 272 होनी चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा मिनिमम होता है। इसका मतलब क्या है कि 50% होना चाहिए प्लस एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, है ना, ये कॉन्सेप्ट होता है बहुमत का। शॉर्ट में आप इस तरीके से लिख सकते हो बहुमत को, 50% + 1, ये चीज़ होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए 272 सीट होनी चाहिए, तभी सरकार बन सकती है। तो या तो ये अकेली एक पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है जो सरकार बना सके, या अगर किसी को भी ये बहुमत नहीं मिला है तो गठबंधन बनाया जा सकता है और राष्ट्रीय सरकार का गठन होता है। कहाँ से होता है राष्ट्रीय सरकार का गठन? लोकसभा से होता है, याद रखना। सामान्यतः इस बहुमत का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, जो कि प्रेजेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसका नेता मुख्यमंत्री होता है, सीएम होते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, ये आपको याद करने हैं कि राज्य स्तर पर बहुमत जिसे मिलता है उसका नेता कौन है? मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय स्तर का नेता प्रधानमंत्री, ये चीज़ है, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इमेज में। सांसद और विधायक में क्या अंतर है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी और एमएलए दोनों में अंतर क्या है? तो सांसद हमारा प्रतिनिधित्व संसद में करते हैं, ठीक है, हमारे देश में एक ही संसद है, उसमें हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि विधायक विधानसभा में करते हैं। दोनों को चुनाव के माध्यम से ही चुना जाता है, किंतु वे शासन के विभिन्न स्तरों पर काम करते हैं, एक राज्य के लेवल पर और एक देश के लेवल पर काम करता है, ठीक है, ये राज्य के लेवल पर और सांसद पूरे देश के लेवल पर काम करता है। बाकी ये वही बातें हैं जो हमने पढ़ी हैं कि यदि कोई दल या गठबंधन लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है तो वो केंद्र सरकार का गठन करता है और उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। राज्यों में अगर कोई दल या गठबंधन विधानसभा में बहुमत प्राप्त करता है तो वो सरकार बनाता है और उसका नेता मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है। जैसा कि हमने चित्र 5.11 में देखा, चित्र 5.11 ये रहा आपके सामने, ठीक है। इस चार्ट को हमने पढ़ा था, भारत निर्वाचन आयोग, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर देखा था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं इसकी हेल्प के लिए,
और राज्य स्तर पर जो होती है वो राज्य का निर्वाचन आयोग होते हैं अलग अलग राज्यों के, जिसमें मेन होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन व्यवस्था का एक भाग है। उस चित्र में बताया जा रहा है कि ये भी निर्वाचन करवाता है, राज्य भी। यह न केवल लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अपितु निम्न स्तर पर स्थानीय निकायों के चुनाव कराने में भी महत्वपूर्ण भागीदारी रखता है। ठीक है, लोकसभा विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तब भी इनकी इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अकेली पूरे देश में चुनाव थोड़ी ना करवा सकेगी, लोकसभा के और विधानसभाओं के, तो इनका भी रोल रहता है। ठीक है, और उसके अलावा जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो किसका चुनाव करवाते हैं, याद रखना, ये चुनाव करवाते हैं निम्न स्तर पर स्थानीय निकायों का। ऊपर लिखा है कि इनमें इनके चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चुनाव करवाता नहीं है। ठीक है, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। ठीक है, और स्थानीय निकायों के, पंचायत के और नगर निगम के, नगर पालिका के, जो शहर के लेवल पे होते हैं, उनके चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। अलग से लिख लेना अगर याद ना रहे तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और राज्य निर्वाचन आयोग इन मामलों में भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से काम करता है। ठीक है, मतलब जब ये लोकल बॉडीज के चुनाव करवाएगा राज्य निर्वाचन आयोग तो वो परामर्श ले सकता है ECI से, कंसल्टेशन ले सकता है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये पता ही होगा आपको, जो भी इंसान 18 साल से या 18 साल का हो गया है उसको वोट करने का अधिकार होता है। ठीक है, और लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान यहाँ भी प्रासंगिक हैं। मतलब जो जो लोकसभा के लेवल पर, जो जो विधानसभा के चुनाव के लेवल पर जो है जो संवैधानिक प्रावधान थे वो यहाँ पे भी प्रासंगिक है, यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं, यहाँ पे भी लागू होते हैं। जैसे समानता का सिद्धांत कि चुनाव व्यवस्था में नागरिकों के साथ में बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो यहाँ पे भी नहीं किया जाता है। ठीक है, और जो आरक्षण की व्यवस्था होती है वो यहाँ पे होती है। सेम जैसे लोकसभा और विधानसभा पे होता है वो चीज़ संवैधानिक प्रावधान यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यहाँ पे भी होता है और प्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पे होता ही है। ठीक है, ये सारे संवैधानिक प्रावधान है, मतलब हमारे संविधान में बताए गए हैं ये। अब आ जाओ आगे। आपके निर्वाचन क्षेत्र में सांसद और विधायक कौन है ये आपको बताना है, कमेंट्स में बताना ये। ठीक है, क्योंकि आपका होमवर्क है, अपने आप करो ये, और मैं वैसे भी किस किस का बता दूंगी, है ना। तो एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 या अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। ये मैंने समझा ही दिया है कि लोकसभा क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है जिसके अंदर छोटे छोटे राज्य की विधानसभाओं के क्षेत्र यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अपने निर्वाचन क्षेत्र के सांसद और विधायक बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपी में आगरा ले लें अगर, तो आगरा जो है वो पूरा का पूरा आगरा एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, और आगरा का यहाँ से जो MP चुने गए हैं उनका नाम है SP सिंह बघेल। ठीक है, तो ये SP सिंह बघेल जो है ये कौन सी पार्टी से हैं, अगली ये पूछी गई है, तो ये पार्टी से हैं, BJP की पार्टी से। ठीक है, राजनीतिक दल इनका BJP है। वैसे ही आपको विधायक का नाम भी बताना है। ठीक है, जो MLA है उसका नाम बताना है, और उसके साथ ही साथ उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी आपको मेंशन करनी है। सांसद और विधायक क्रमशः किन विषयों की चिंता करते हैं, ठीक है, मतलब किन सब्जेक्ट पर ये काम करते हैं, उसका आंसर ये रहा आपके सामने, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से। ठीक है, अब देख लो, तो सांसद और विधायक क्रमशः किन विषयों की चिंता करते हैं। सांसद की बात कर लें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो सांसद देश और अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े व्यापक विषयों पर संसद में चर्चा करते हैं। कहाँ पे करते हैं चर्चा, संसद में करते हैं। ठीक है, कहीं पे भी जाके नहीं कि राज्य विधानसभा में जाके चर्चा कर ली, तो वो चीज़ नहीं होती, संसद में ही चर्चा होगी। वे देश की नीतियों के बारे में, कानूनों के बारे में और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद में उठाते हैं। ठीक है, और अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को भी सरकार के सामने रखते हैं, क्योंकि जहाँ से वो चुने गए हैं उसकी समस्याओं को भी तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ के प्रतिनिधि हैं, ये लोगों के प्रतिनिधि हैं, इसीलिए समस्याएं तो रखनी पड़ेंगी। विधायक क्या देखता है, MLA? विधायक मुख्य रूप से अपने राज्य और विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विषयों पर ध्यान देते हैं। ये सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई मतलब जो कृषि के लिए पानी देने की व्यवस्था होती है उसको, परिवहन को, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है,
ठीक है, मतलब लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने की व्यवस्था कैसी है, रोड्स कैसे हैं, उन चीज़ पर ध्यान देता है। स्थानीय विकास, जो लोकल छोटी छोटी जगह हैं वहाँ के विकास के बारे में ये लोग ध्यान देते हैं। जैसी समस्याओं को विधानसभा में उठाते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि जाके लोकसभा में उठा देंगे, नहीं, ये विधानसभा में ही बात करेंगे उससे रिलेटेड, क्योंकि अपने राज्य से रिलेटेड ही बात करनी है। और राज्य सरकार के सामने अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को भी रखते हैं कि क्या क्या ज़रूरतें हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं इन दोनों के काम, सांसद के और विधायक के। तो दोनों के काम थोड़े अलग हैं, ठीक है, लेकिन दोनों ही अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं अपनी अपनी जगहों पे। एक पार्लियामेंट में या एक लोकसभा में रखता है और दूसरा विधानसभा में रखता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है राज्यसभा के लिए चुनाव। लोकसभा तो हमने देख ली, अब पार्लियामेंट का दूसरा हाउस भी तो होता है, दूसरा सदन भी तो होता है जो कि राज्यसभा है। तो इसमें चुनाव कैसे होते हैं, ये अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट्स में मैंशन कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।